65 साल की आयु पूरी कर गए हैं तो उनको आय सीमा में छूट देते हुए 1000 रुपए की पेंशन का प्रावधान उसमें हमने और जोड़ा है और उसमें काफी बड़ा नंबर जो है उसमें उस दृष्टि से आएगा और उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपए का जो है वो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि कोई भी आदमी घर के बिना नहीं, मकान के बिना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा घर हो, ये सबकी इच्छा होती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, और ये सरकार की ओर से उसमें हम सहयोग कर सके। उस दृष्टि से जहां पूर्व में ये मकानों को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो संख्या हमारी 3 और 4 हजार के बीच में रहती थी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, पिछली बार हमने इसको 10,000 मकान का एक टारगेट के साथ बजट प्रस्तुत किया। कोविड के कारण थोड़ा हमारे काम प्रभावित हुआ और अब की बार उससे 10,000 से भी उसको ज्यादा बढ़ा करके हमने 12,000 मकान उसमें उपलब्ध कराएंगे। एक और नई योजना की हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की कि बेटी की शादी जब होती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे परिवार में जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में होता है। उस दृष्टि से हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो बीपीएल परिवार हैं, उनकी जो बेटियां जिनकी शादी होंगी, उनके लिए शगुन एक योजना शुरुआत की और शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये शगुन के रूप में उनको सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये भी उस दृष्टि से एक योजना जो है हमने आगे बढ़कर के की है इसमें। और उसी प्रकार से बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि योजनाओं का तो जिक्र आपके पास आ गया, उसमें बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएल परिवारों की 2 लड़कियों तक जो है वो 21,000 रुपये जो पोस्ट बर्थ ग्रांट जो है उसको भी जो देने की बात वो भी हमने इसमें कही है। और बहुत सारी चीजें उस पर विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा आपके समक्ष में। मैं 2-3 चीजों को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा। जो हमने बजट प्रस्तुत किया आपकी बात, जो 50,192 करोड़ रुपए का, अब स्वाभाविक रूप से आप लोग ने अपने अपने प्रश्न तैयार रखे होंगे करके पूछने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ चीजों में थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो हमारी रिसिप्ट है, जो रेवेन्यू का जो रिसिप्ट है हमारे पास वो 37,028 करोड़, अगर कहीं फिगर में गलती हो तो मेरे को करेक्ट करते रहना आपने, 37,028 करोड़ रुपए, 37,028 करोड़ रुपीज। और उसके बाद जो हमारे जो टैक्सेस हैं, ओन टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो 9,282 करोड़ रुपीज। ओन नॉन टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो है 2,754। उसके बाद फिर हमारा शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 5,524 करोड़ रुपीज। और ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर 19,468। और उसके बाद जो दूसरा हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है 11,772 करोड़। उसमें मार्केट लोन जो है वो 8,960 करोड़ है। नाबार्ड का जो है हमारे पास उसमें जो 700 करोड़ रुपीज है, वेज एंड मीन्स के ना। और उसके बाद नॉन डेप्ट रिसिप्ट जो है हमारी वो है 41 करोड़। और अदर जो है वो 71 करोड़ रुपीज। अब उसमें दूसरे पार्ट में हम जाएं, उसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट मैंने बताया कि 50,000 जो बजट हमने पेश किया उसका जिक्र मैंने कर दिया।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम अगर जिक्र करें, एक्सपेंडिचर से इसमें जाए हम दो सेक्टर में, जो हेड में रहता है रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू में 38,491 एक्सपेंडिचर, सैलरी पर 12,704 करोड़, 12,704 करोड़ रुपए। देन पेंशन पर 7,082 करोड़ रुपए, 7,082 करोड़ रुपए। उसके बाद आगे बढ़कर के जाते हम तो इंटरेस्ट पेमेंट जो हम 5,018 करोड़ रुपीज, और ग्रांटेड डेट सैलरी का जो है 1,487, सब्सिडी पर जाता है 1,081 करोड़, मेंटेनेंस पर जाता है 3,169 करोड़ रुपीज, एनर्जी चार्जेस पर जाता है 4,704 करोड़ रुपीज, सॉरी हाँ 474, सॉरी 474, 474 रुपीज। और ये नॉन सैलरी जीआईए, ये नॉन सैलरी है, ये जीआईए 2,827 ये रेवेन्यू में आ गया। और इसके अलावा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11,701 करोड़ रुपीज, और उसमें मेजर वर्क्स पर 5,618, पब्लिक डेप्ट रीपेमेंट वो 3,334, 3,334, वेज एंड मीन्स में 2,000 करोड़, लोन एंड एडवांसेस में 354 करोड़, और अदर में 395 करोड़ रुपीज। और इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह है कि जो हमारा जो गैप रहता है वो रहता है कुल मिलाकर के 42 करोड़ रुपीज का, 42 करोड़ रुपीज का। ये भी मैं आपके ध्यान में लेना चाहता हूं। और जहां तक हम बजट के ग्रोथ का अगर हम जिक्र करें, 2016-17 में जो बजट साइज था वो था 32,593 करोड़ का, और उस पर 15% की इंक्रीज थी। 17-18 में 35,783 थी, 9.7% की इंक्रीज थे। और 2018-19 का बजट जो है वो 41,440, और 19-20 में 44,388, और 20-21 में ये 49,131, और 21-22 का बजट 50,192, यानी कि 32,000 करोड़ से 16-17 से हम बढ़ करके अब 50,192 करोड़ तक पहुंचे हैं। ये इसके बाद और अगर हम थोड़ा सा उसमें जिक्र करें, जो हमने फोकस होकर के जो पुअर सेक्शन है उस पर जो मदद की है, जिनको हमने पिछले अपने बजट में 3 साल के नहीं, ये बड़ा 3 साल हमारी सरकार का, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो हमने लाभ दिया 2,850 रुपीज पर मंथ का है नहीं, बढ़ोतरी है, इंक्रीज जो हमारी गवर्नमेंट में आने के बाद 2,850। आंगनबाड़ी जो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको 2,200 रुपए का, आंगनबाड़ी हेल्पर को 1,700 रुपए का, आशा वर्कर को 1,750 रुपए का। दिस इंक्लूड दिस, मतलब आपके बजट भी इसमें शामिल है ना। पंचायत चौकीदार को 1,450 रुपए का लाभ
हुआ। सिलाई टीचर को 800 रुपए का, वाटर कैरियर को 1100 रुपए का, वाटर गार्ड्स को 1900 रुपए का, पैराफिटर्स को, पंप ऑपरेटर्स को 1600 रुपए का, डेली वेज जो है, जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको 2700 रुपये, 2700 रुपए का, मिड डे मील वर्कर को 1100 रुपए का। यानी कि जो सबसे उनका मैं जिक्र कर रहा हूं, रेवेन्यू चौकीदार को 1100 रुपए का, रेवेन्यू के नंबरदार जो जिनको बोलते हैं उनको 800 रुपीज का, आईटी टीचर को ये कितना है, तो दो कैटेगरी में, एक कैटेगरी में 1690, 102 कैटेगरीज इनमें 1690 और 1927 रुपये। तो ये मोटे मोटे से हम इसको कह सकते हैं कि 3 सालों का हमारा एग्रीगेट कितना है ये? हर एक का मतलब मिला के इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्लॉयज। है ये पर्टिकुलर उन सेक्शन का जो बहुत कम, जिनको बहुत कम पैसा मिलता है। हाँ, ये दे देंगे, यू विल गेट इट। सर, हर बजट तो में नई स्कीम्स देते हैं, इस बार नई स्कीमें कितनी दी गई? इस बार अभी तक नंबर का हम आपको निकाल करके देंगे। हाँ जी, कितने? 12 1 2 सर्कुलेट होगा, 12 योजना है ये नहीं है। सर, अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जो फंक्शनल पोजीशन है भरने के लिए 30,000 का आंकड़ा दिया है, प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब अवेलेबिलिटीज होंगी जो आपने डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस करी हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए हैं, उसके अंदर मतलब टोटल फिगर कितनी रहेगी कि इतने हमने अगले साल में जॉब्स देने हैं? देखो, प्राइवेट सेक्टर में एक हम बिल्कुल अनाउंस करके फिगर को देना ये बहुत कठिन और जटिल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हमने एक जो फिगर दी है, जो सरकारी क्षेत्र में जिन लोगों को रोजगार के साधन हम उपलब्ध कराएंगे, तो वो हमने 30,000 का एक टारगेट दिया है। और उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए। इसमें कोई एक नंबर हमारे पास फिक्स नहीं है। Economic survey में ना we have given a figure that there has been a decline in the unemployment rate. So what are we doing for the economic survey में आप देखेंगे ना? So what are we doing for the economic revival, sir? सर, इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इफ़ यू लुक, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको 3 जगहों में आप देख सकते हैं। एक तो रूरल डेवलपमेंट में दे हैव डिस्कस अबाउट द दीनदयाल उपाध्याय स्कीम एंड दे हैव गिवन व्हाट इज द प्लेसमेंट। Then when you come to the labor department, they have said that they will be placing 7,000 people in private people. तो 8,000 ये हो गया है। And then स्वावलंबन योजना, उसका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जब आप देखेंगे, और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से बताया है कि कौन कौन से हमारे प्रस्ताव केंद्र सरकार को गए हुए हैं, अगर आप बजट स्पीच में पढ़ेंगे तो हर उसमें जो हमारे जो मुख्य कार्यक्रम है, ट्रक पार्क और डिवाइस पार्क, उसके बारे में ये बताया गया है कि हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इट विल अट्रैक्ट and also what will be the turnover. So if you put all the 3 together, you will be in a position to roughly work out the private employment. चलिए, आपने 7,000 करोड़ का economic budget है। जी, स्वावलंबन योजना में आपने 3,000 आवेदकों को इसके लिए अप्रूव किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको मालूम है कुल आवेदक कितने थे? जिन आवेदकों के आवेदन निरस्त हुए वो कितने हैं? सर, जय मुख्यमंत्री जयराम द्वारा बजट पेश किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? बेहद एक इस बजट को तो ये संज्ञा देनी चाहिए, आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली संज्ञा देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो लाया गया है, मैं समझता हूँ उससे कुछ भी भला स्टेट का नहीं होने वाला। किसी वर्ग के लिए किसी तरह का भी किसी तरह की भी अच्छी चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है। मैं उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहूँगा, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट की है, वो पिछली बार भी पिछली विधानसभा में अडॉप्ट हुई थी थ्रू रेजोल्यूशन। मैं समझता हूँ वो करप्शन को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी है जो कि लाई गई है और उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन की बात करें तो एसएमसी के जो अध्यापक हैं उनका मानदेय बढ़ाया, उनको रेगुलराइजेशन की कोई बात नहीं की गई है। साथ ही मैं समझता हूँ कि अगर मेडिकल सेक्टर की हम बात करें तो टांडा मेडिकल कॉलेज में बहुत समय से सीटी स्कैन और बाकी चीज़ों की बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे ख़राब पड़े हैं। उनकी बात ना करते हुए और ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीदने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि ये एक आई वॉश है
लोगों को जो वहाँ पर ऑलरेडी मशीन्स पड़ी हैं उसमें सीटी स्कैन पिछले 3-4 महीने से टांडा मेडिकल कॉलेज में नहीं हुए हैं, और अब आप नई मशीनें खरीदने की बात करें, वहाँ पे मशीनों की AMCs नहीं हो पा रही, डॉक्टर्स वहाँ पर अपनी जगह छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है। मुझे लगता है कि इस तरह के सिर्फ क्लियरली एक आई वॉश है। बेरोज़गारी की बात ये कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में 7,000 बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाएगा थ्रू रोज़गार मेला। उसमें सरकार का क्या काम है? जब यहाँ पर इंडस्ट्री लगी है हिमाचल प्रदेश में, उन लोगों को ज़रूरत है, तो जब उनको ज़रूरत है वो हिमाचलियों को ढूंढ के अपने पास लगाएंगे, और आपके पास एक प्रोविज़न है कि हिमाचलियों को आपने लगाना है, उस पर सरकार क्या कर रही है और सरकार उसका श्रेय कैसे ले रही है, ये मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है कि ये बजट बेहद निराशाजनक रहा, और एक तरफ से सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, जो महंगा सिलेंडर है उसकी बात नहीं कर रहे, महंगाई को कम करने की क्या बात है वो नहीं बता रहे। ऐसे ऐसे क्षेत्र जिसमें आपकी इकोनॉमिक सर्वे में आपने ये तक कह दिया कि आपके जो पावर का सेक्टर है वो भी डाउन चला गया। कोविड में पावर सेक्टर का डाउन जाने का क्या काम? बिजली तो हर जगह चली, और पूरे स्टेट हिमाचल प्रदेश बिजली आगे भी बेच रहा है, फिर भी अगर ये सेक्टर डाउन गया तो मुझे लगता है कोविड तो एक सिर्फ बहाना है, ये सरकार की नाकामी इस बजट में पूरी झलकती है। सरकार ने 50,000 करोड़ का बजट पेश किया है, तो कहाँ से जो घोषणाएं की है कहाँ से पूरी होगी? क्योंकि हिमाचल की अगर बात करें तो पहले ही कर्जे में डूबा है। पिछले 3 साल से जो घोषणाएं हो रही हैं वो हर एक हिमाचली के सर पर एडिशनल लोन और एडिशनल कर्ज लेने की बात करी जा रही है सरकार द्वारा। सैलरीज देने की जब बात करते हैं तो सरकार द्वारा वो कर्जा लेकर सैलरीज दी जाती हैं। एक हमारी जो स्टेट है जिसमें 70% जो पैसा है वो आपकी डेट रीपेमेंट और लोन की रीपेमेंट में चला जाता है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट में चला जाता है, उसमें आपके पास सिर्फ 30% ऐसा उसका भाग रह जाता है जो आपके पास डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है। लेकिन वो 30% भी अगर आप ढंग से खर्च नहीं करेंगे, अगर आप उसको एक डायरेक्शन नहीं देंगे, तो मुझे लगता है ये हिमाचल प्रदेश को डुबोने का पूरा इन्होंने खाका तैयार कर लिया है। धन्यवाद। लगभग 8,000 करोड़ के आसपास को पहुंच रहा है, और ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, बजट का डॉक्यूमेंट जो होता है। अगर इसमें आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट मसला था कि आप गैप फंडिंग कैसे करेंगे, गैप फंडिंग को छुपा लिया गया, और आपने जो है सदन से छुपा लिया, हिमाचल प्रदेश की जनता से छुपा लिया कि मैं सारा साल कर्जे लूंगा। वो कर्जे की बात तो आपने इस डॉक्यूमेंट में लिखी नहीं। या तो आप हाउस को अब एश्योरेंस दो कि मैं सारा साल कर्जे नहीं लूंगा, और क्योंकि आपने कहा 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने कहा कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो चीफ मिनिस्टर एश्योर करें हाउस को कि पूरा साल कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा किसी भी फील्ड में। और सेकेंडली आपने वित्तीय प्रबंधन की बात की है। वित्तीय प्रबंधन तो आपका शून्य है, रादर कुप्रबंधन है आप, और आप कर्ज की बैसाखियों पे आप चल रहे हैं, और आपने उसी को जो है इसमें छुपाया है। तो और टोटल कर्जा कितना हुआ है उसका आपने उल्लेख तक नहीं किया है कि टोटल आप कहां पहुंच गए हैं, और अगले साल के एंड तक आप कितना और पहुंचा दोगे। ये सारी बातें जो है यहाँ इसमें आनी चाहिए थी। तो इसलिए जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है ये एकदम से अधूरा है, और प्रदेश की जनता में की आंखों में जो है आप धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि सबसे अहम मसला इस वक्त जो है महंगाई है। महंगाई की आपने कहीं कोई बात ही नहीं की, और पेट्रोल के रेट कहाँ है, डीजल के रेट कहाँ है, आपने कहीं नहीं लिखा कि मैं वैट कम कर रहा हूं, मैं जो है इसको सस्ता करूंगा, या गैस सस्ती करूंगा। गैस के जो उज्ज्वल योजना, केंद्र की योजनाओं के सहारे जो है आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जबकि आपकी जो यहाँ पे जो आपको सिलेंडर यहाँ पे मिल रहा है 900 रुपए के आसपास पहुंच गया, क्या आप उस पे कोई सब्सिडी दी जाती कि आप उसको आधा करते? तो जो है महंगाई को कर्व करने के लिए कोई एफर्ट नहीं हुई है, कोई कोशिश नहीं हुई है।
और कुल मिला के जो है कि जो सेंटर की योजनाएं हैं उनको यहाँ घुमा फिरा के दिखाने की कोशिश की है, या प्रोजेक्शंस भी जो दी गई हैं वो भी केंद्र की योजनाओं की बातें इन्होंने की हैं। और फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट जो है वो कोई अभी तक भी कोई मंजूर नहीं हुए हैं। जो इन्होंने अभी इसमें भी लिखा है, इसमें ये लिखा है कि अगले साल तक कुछ हो जाएगा। तो बाकी जो है इन्होंने जो है बैकडोर एंट्रीज के लिए रास्ता खोलने की कोशिश की है कि नौकरियों में जो है हमारा जो है सर्विस कमीशन है या सबॉर्डिनेट कमीशन है, इनको नजरअंदाज करके किसी ढंग से जो है बैकडोर तरीके से भरे जाएं, तो उस हिसाब से सारी प्रोजेक्शन नौकरियों की उस हिसाब से करने की कोशिश की है। तो ये जो दो मसले हैं कि एक बैकडोर से नौकरियां और जो है महंगाई, ये प्रदेश के लिए बहुत अहम मसले हैं। और बाकी जो है अभी तक तो पिछला बजट है उसमें जितनी योजनाएं अनाउंस की थी वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। उसमें 50 योजनाएं इन्होंने घोषित की, उसमें कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं थे। और अब जब चर्चा उस पर शुरू होगी बजट पे, तो पिछले साल इन्होंने क्या क्या घोषणा की थी, क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें आएंगी। और इस बजट में जो है सिर्फ ये कोशिश की गई है कि आप जो है लोगों को रिझाने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा बांटने की कोशिश करो। लेकिन इनको बताना तो चाहिए कि जो है आपका वित्तीय प्रबंधन आपका इतना खराब हो गया कि आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका आया है उसमें आपकी नेगेटिव ग्रोथ आ गई है। नेगेटिव ग्रोथ है, सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। उनका विकास जो है किसी को भी चेक कर लो। जब आपकी ग्रोथ को पॉजिटिव में लाने की आप बात जरूर कर रहे हैं, जब आपके पास झोली में कुछ नहीं है तो आप जो है लोगों को प्रलोभन क्या दे रहे हो। तो इसलिए डॉक्यूमेंट उनको देना था, कोशिश की है, पूरा बोतल वही है, उसमें नई शराब भरने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और क्योंकि बजट तो पेश होना ही है, तो लेकिन ये पूरी तरह डायरेक्शन लेस है, इसमें कोई विजन नहीं है। और जो है मुख्यमंत्री का जो होमवर्क होना चाहिए था इसको लेके, वो पूरी तरह अधूरा है। तो अभी तो हम यही कहेंगे, बाकी क्योंकि बजट पे अब चर्चा होनी है, उस दौरान ये सारी बातें आएंगी। 60,500 करोड़ का कर्जा, वो इसमें लिखा जाना चाहिए था ना, डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं लिखा? कर्जा तो उससे भी ज्यादा है। मुकेश जी, आप हमेशा डिमांड करते रहे कि फाइनेंसिस पे व्हाइट पेपर, क्या अभी भी हाउस में ऐसी डिमांड रखेंगे कि ना? अब मांग करेंगे जिस दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है अधूरा है। और बजट में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपने जो कितनी गैप फंडिंग को जिस ढंग से छुपा दिया आपने, और आपने दो बातें साथ ही कह दी कि टैक्स लगाएंगे नहीं, और कर्जे लेने की बात आपने इसमें लिखी नहीं। इंटेंशनल है, चीफ मिनिस्टर ने जो है जानते हुए भी जो है इतना अहम फैक्ट छुपाया है। तो ये जो मसला है फाइनेंसेस पे, तो आने वाले टाइम में व्हाइट पेपर आएगा, तभी पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा किसी सरकार में नहीं हो रहा कि फाइनेंस के डॉक्यूमेंट में आप कर्जे को छुपा जाओ, आप गैप फंडिंग को छुपा जाओ, और साल के दौरान कितना कर्जा लेंगे इसकी ऐसी बातें आप ना लिखो। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जो ज्वलंत मसले हैं, अब इन्होंने ये कर दिया कि मेरिट हिमाचल प्रदेश में प्रिवेल नहीं होगी। मेरिट पे कुछ नहीं होगा, जो होगा चोर दरवाजे से नौकरी मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। ऐसा कभी नहीं था कि मेरिट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। वैसे नहीं चलता। यहाँ वाईफाई है नहीं। वो ना मेरे को भी तो बड़ा आगे की व्यवस्था करें।
नेक्स्ट टाइम अभी तब देखेंगे। आज के इस शिवरात्रि 2021 के संदर्भ में जो प्रेस वार्ता आज रखी गई है, इसमें मैं आप सभी, मेरे सभी प्रेस के साथी आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकालकर इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल की भांति शिवरात्रि महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के रूप में मनाया जाता है मंडी में, वो हर साल की भांति इस साल भी हम उसको मना रहे हैं। मेले की शुरुआत 12 मार्च को होगी, जिस दिन जो हमारी सबसे प्रथम जलेब है वो चलती है और उसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी होंगे। इसके पश्चात मध्य जलेब हमारी 15 मार्च को आयोजित होगी और जो अंत में जलेब हमारी लास्ट होती है 18 तारीख की, वो 18 तारीख को आयोजित की जाएगी। इसमें जो मध्य जलेब है इसके लिए जो माननीय मंत्री महेंद्र ठाकुर जी इसमें रहेंगे और 18 की जो जलेब है इसमें महामहिम राज्यपाल इसमें शिरकत करेंगे। आप सभी जानते हैं आज के समय वी आर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस कोविड महामारी के चलते, और यही कारण रहा कि शिवरात्रि आयोजित करनी कि नहीं करनी, किस प्रकार से करनी, ये हम यूजुअली फैसला दिसंबर में लेते हैं या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में लेते हैं, पर हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि दिसंबर में हमारे सबसे ज्यादा केसेस जिला मंडी में आए हैं, पर एज अ रिजल्ट दिसंबर में मीटिंग करनी पॉसिबल नहीं थी। तब तो हमें ये सोचा भी नहीं था कि शिवरात्रि का आयोजन होगा या किस प्रकार से होगा। पर जनवरी में जैसे स्थिति थोड़ी सामान्य होने लग गई, पंचायत चुनाव भी समाप्त हो गए और पंचायत चुनाव समाप्त होने के उपरांत कोविड के केसेस भी हमारे काफी घट गए और उसको देखते हुए 30 जनवरी को हमने एक जनरल हाउस यहाँ पर जो गठित है शिवरात्रि मेले के लिए, उनको बुलाया सारे को। इसमें शहर के सभी संस्था भी शामिल हुए और सबकी राय ली गई कि हमने इस बार शिवरात्रि मनानी है, किस प्रकार से मनानी तो है, तो किस प्रकार से इसको मनाया जाए। और सबका एक ही मत था कि शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, केसेस भी कम है, इसको देखते हुए हमें इसका आयोजन कर लेना चाहिए और जो संभव एक्टिविटीज हमारी हर साल होती है उस तरह की एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। जहां बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा या कोविड की कुछ स्थिति ऐसी होगी तो उस एक्टिविटीज को छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटीज हमें कर लेनी चाहिए। हमारे लिए चैलेंज इस प्रकार से है कि पिछले 1 साल से लगभग हिमाचल में कोई ऐसा बड़ा मेला का आयोजन नहीं हुआ है। जो कुल्लू दशहरा भी हुआ उसमें भी क्योंकि तभी कोरोना बहुत पीक पर था, हिमाचल में हमारे जिले में भी था, कुल्लू में भी था, तो वो उन्होंने पारंपरिक रूप से जितना जो बेसिक चीजें थी उसमें की गई, वह बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं मना पाए। और हम देख रहे हैं कि आप सभी भी इसे वाकिफ होंगे कि पिछले साल हमने शिवरात्रि मनाई थी और शिवरात्रि के जब खत्म होने के बाद जब हमारा जो कमर्शियल मेला होता है वो खत्म होने के जब कगार पे आया था तब कोरोना के कोई केसेस बढ़ने लगे थे और फिर जो ग्राउंड भी जब हमने वेकेट किया था तब ऐसी स्थिति थी कि कोविड के केसेस
नए पूरे हिमाचल में तो तब थे नहीं, पर पूरे भारतवर्ष में जो केसेस बढ़ रहे थे उसके फलस्वरूप इसको स्टेप्स लेने पड़े। पर उसके पश्चात जितने भी मेले थे वो सारे जो है स्थगित किए गए, पहले छोटे समय के लिए, फिर बाद में इंडेफिनिटली। तो तब शिवरात्रि से लेके इस शिवरात्रि तक बहुत ज्यादा आयोजन मेलों का नहीं हुआ है। पर हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम किस प्रकार से इसको बनाएं, क्योंकि जब शिवरात्रि से हिमाचल के मेलों की शुरुआत होती है, जैसे शिवरात्रि में जो हमारी गतिविधियां होंगी उस प्रकार से बाकी लोग भी उसे सीखेंगे, जो हमसे चाहे गलती हो जाए उसे वो इम्प्रूव करेंगे, जो चीज उनको ठीक लगेगी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो चैलेंज हमारे पास है, टेस्ट हमारे पास है, और उसको देखते हुए हमने इस शिवरात्रि को आयोजित करने के लिए जो सबसे बड़ी बातचीत की और सबका ये फैसला रहा कि हमने इस शिवरात्रि को मनाना है। तो वी हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द शिवरात्रि मेला, और उसी हमने कहा था कि जिस धूमधाम से हर साल मनाते हैं उसी तरीके से इस बार भी हम मनाएंगे। इसमें सभी प्रकार की हमारी गतिविधियां जो हर साल की होती हैं वो इस साल भी आयोजित हम कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज शिवरात्रि को लेकर होती है वो देवी देवता और उनका आगमन होता है। इसमें जो हमारे पास 216 देवी देवता पंजीकृत है, काफी सालों से पंजीकृत है, उन सबको हमने आमंत्रित किया है इस मेले में, और उनसे आग्रह किया है कि वो मेले में यहाँ पर आए और जिस तरह से मेले का आयोजन होता है उसमें वो शामिल हो जाए, भाग लें और इसकी शोभा बढ़ाए। तो सारे जो देवी देवता है वो यहाँ पर आएंगे, ये मुझे उम्मीद है कि सारे यहाँ पर आएंगे। और उसके लिए जो व्यवस्था यहाँ पर करनी थी, हमारी सभी प्रकार की उप समितियां गठित की गई है, और देवता उप समिति के माध्यम से जहाँ पर भी देवी देवता ठहरते हैं, कुछ जगह पर सरकारी एकोमोडेशन में यहाँ पर ठहरते हैं, वहाँ पर व्यवस्था देखी गई है। हर चीज को हमने रिव्यू किया है और वो पूरी तरीके से हम तैयार है कि जो भी देवी देवता आएंगे उनको ठहरने में कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ जितने भी देवलू आएंगे उनको ठहरने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही जो अगली एक्टिविटी होती है खेल कूद की, तो खेल कूद को लेकर पिछले साल हमने कुछ इवेंट्स कम किए थे, समय को लेकर भी और बाकी कुछ चीजें भी थी, पर इस साल जो उप समिति है उन्होंने फैसला लिया है कि काफी खेलों का आयोजन किया जाए, जिसमें फुटबॉल, कुश्ती जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है, कुश्ती में कबड्डी भी महिला और पुरुष, बास्केटबॉल में महिला और पुरुष, रस्साकसी, रंगोली, वॉलीबॉल, हॉकी, मैराथन और मुक्केबाजी, ये चीजें शामिल करने का उप समिति ने फैसला लिया है। और अच्छे आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं, कुछ आयोजन ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि ग्राउंड पे आयोजित होते हैं और ग्राउंड का भी जो उस पे हमारे डोम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे, तो वो आयोजन पहले हो गया, कुछ आयोजन जो है वो शिवरात्रि के दौरान किए जाते हैं। तो फुल फ्लेज खेलकूद की प्रतियोगिता यहाँ पर इस शिवरात्रि में आयोजित की जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक ये बात आई थी कि जब हम मेले का आयोजन कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, तो एक दो सुझाव ऐसे थे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम छोड़ सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। पर फिर हमने देखा कि मेला एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी और यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भी, कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो यहाँ पर आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बाकी भी जो हमारे पास है, वो सारे इस मेले में आते हैं, अपनी चीजें बेचते हैं और एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है मेले के माध्यम से, क्योंकि बाकी दुकानें तो अदरवाइज होती हैं, पर मेले के माध्यम से सारे लोग इकट्ठा आते हैं, सारे दुकानदार इकट्ठा आते हैं और एक इकोनॉमिक को बूस्ट मिलता है तो मेलों के माध्यम से। तो ये भी हमारा एक प्रयास रहा कि मेला आयोजन करेंगे तो इकोनॉमी एक्टिविटी भी हमारी काफी इंप्रूव होगी, काफी बढ़ेगी। जहां तक सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात है, हमने देखा कि एक साल में जब मेलों का आयोजन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की बड़ी सांस्कृतिक गतिविधि का आयोजन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली जितने हमारे कलाकार भी हैं, जो अपकमिंग हैं, दूसरे हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको भी मौका नहीं मिला। तो हमने कहा कि हम बाकी जो आयोजन हो रहे हैं उसमें भी कुछ प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां हो रही है, तो इसमें भी करने में कोई हमें दिक्कत नहीं लगी कि हम इसमें भी सांस्कृतिक गतिविधियां उसी प्रकार से कर सकते हैं। और फैसला किया गया कि सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसी तरीके से 6 सांस्कृतिक संध्या जो हमारी होती है वो सारी की सारी सांस्कृतिक संध्या हम मनाएंगे। सुझाव ये भी आए थे कि कोशिश की जाए कि लोकल को प्रेफरेंस दिया जाए, तो वो भी हमने किया है। हमने हर साल प्रयास किया, पिछले 3 शिवरात्रियों से हमने ये प्रयास किया है
कि बाहर से कलाकार कम, 1-2 कलाकार ही बुलाए जाए और बाकी मेजरली यहाँ के जो यंग कलाकार हैं, जो एक्सपीरियंस तो है ही, वो हर साल आते हैं, पर उनको सबको मौका मिले और एक अच्छा उनको प्रेजेंटेशन देने का मौका इस शिवरात्रि के माध्यम से, इस शिवरात्रि के फोरम के माध्यम से उनको मिले। तो हमारे जो मेन आर्टिस्ट है जो अब तक फाइनल हुए हैं, उसकी सूची हमारे पास अभी तैयार हो गई है। इसमें सबसे पहले जो प्रथम हमारी सांस्कृतिक संध्या होगी, उसमें हमने कोशिश की है कि जो हिमाचल के युवा है उनको एक मौका दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के सामने उनको एक मौका दिया जाए कि वो अपनी प्रस्तुति दे। तो पहले नाइट के लिए जो हमने आर्टिस्ट अभी तक फाइनल किया, ऑब्वियसली ये आर्टिस्ट कुछ एक हमने फाइनल किए हैं, विद टाइम टू कम जो है बाकी आर्टिस्ट भी इसके साथ फाइनल होंगे। तो इसमें सुनील मस्ती और एसी भारद्वाज, ये 2 हमारे मेन आर्टिस्ट होंगे फर्स्ट नाइट के लिए। 13 की नाइट है, उसके लिए कुमार साहिल और गुरनाम बुल्लर जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं वो होंगे। 14 की नाइट के लिए अनुज शर्मा और कुलदीप शर्मा। 15 की नाइट के लिए अर्शप्रीत कौर और नरेंद्र ठाकुर। 16 की नाइट के लिए इंद्रजीत और अंकुश भारद्वाज जो इंडियन आइडल टीम के हैं। और 17 के लिए एक हमारा एक स्पेशल फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इससे और इसके अलावा भी बहुत सी गतिविधियां हैं जिसमें कि एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं, सोशल मैसेज के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज अ मैसेज फॉर इंक्लूसिव शिवरात्रि जो हम इस फैशन शो के माध्यम से देंगे। और डांस आर्टिस्ट हमारे जो है वो मिलिंद गाबा रहेंगे, जो पंजाबी बॉलीवुड इस तरह से आर्टिस्ट है फाइनल नाइट की। तो ये हमारे मेन आर्टिस्ट रहेंगे। जहां बात इस शिवरात्रि की थी, इसमें शिवरात्रि में जो थीम है वो स्वर्णिम हिमाचल की यात्रा को लेकर ये थीम आयोजित इसमें इस साल की जा रही है। हालांकि पिछले साल भी लगभग ये थीम हमारी वही थी, क्योंकि पिछले साल हमारे 50 इयर्स हो रहे थे। पर आप जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ शिवरात्रि पिछले साल आयोजित हो पाई, उसके बाद कोई भी जो मेला जो आयोजित नहीं किया गया, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया कि इस साल भी सारे जो मेले आयोजित किए जाएंगे वो इस थीम पे किए जाएंगे। पिछले साल भी इसी थीम को लेकर हमने एक नाइट रखी थी, जिसमें थिरकन का कार्यक्रम हमने किया था हिमाचल के कल्चर को दिखाने के लिए, और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हुआ था। इस बार एक नाइट को ना लेते हुए हमने बाकी जहाँ पर कि हमारे सारे आर्टिस्ट हैं, पर हिमाचल के पूरे फोक को डिस्प्ले करने के लिए हर नाइट में कोई ना कोई फोक इसमें ऐड किया है, ताकि जो कल्चर है वो पूरी नाइट्स में अलग अलग एरिया का, हिमाचल के अलग अलग कोने का कल्चर जो है वो हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इंटरनेशनल ट्रूप अभी तक नहीं है, अभी तक हमारा फाइनल नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ट्रूप को लेकर क्योंकि फॉरेन ट्रैवल भी अभी तक इतना स्मूथ नहीं है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, तो वी वर ट्राइंग, पर अभी तक वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज एनी आर्टिस्ट एज ऑफ। इसके अलावा हर साल जैसे हम एक सरस मेला का आयोजन करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक बूस्ट, कि जब सरस मेला हम आयोजित करेंगे तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, चाहे हिमाचल के हो चाहे बाहर के हो, उनको एक फोरम मिलता है अपनी आजीविका के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो सरस मेले का भी आयोजन इस साल पड्डल में किया जा रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 90 के करीब स्टॉल्स हिमाचल के और बाकी स्टेट्स के लोग यहाँ पर आएंगे और अपने अपने चीजों को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट एग्जीबिशन है वो हमारी उसी थीम पे है कि हिमाचल देन एंड हिमाचल नाउ। ये 50 इयर्स की यात्रा हिमाचल की है, वो गवर्नमेंट एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों तक हिमाचल के डेवलपमेंट की, हिमाचल की यात्रा की मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। यंगस्टर्स आके इसको देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं इस कल्चर को और हमारी प्रोग्रेस को लेकर। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अप्रोक्सीमेटली 80 स्टॉल्स हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इस प्रदर्शनी में लगेंगे। ये पटल में आयोजन हो गया? पटल। इसके अलावा जो सजावट की बात है, तो जो मुख्य मंदिर है हमारे, वहां पर
हर साल की भांति उसको डेकोरेट किया जा रहा है लड़ियों के माध्यम से। सफाई की व्यवस्था है उसमें कमिश्नर एमसी उनको बता दिया गया है और वो भी उसमें तत्पर है। यातायात व्यवस्था के लिए एसपी मैडम ने जो कमेटी है वो उसको देख रहे हैं और उसकी जो सूचना अधिसूचना होगी वो आपसे भी साझा करेंगे। पगड़ी को लेकर, बाकी व्यवस्था को लेकर जैसे पिछले साल हमने किया था उसी तरीके से इस टाइम भी आयोजित करेंगे। इस साल जो हमारा मुख्य आकर्षण रहेगा वो रहेगा हमारा एक एग्जीबिशन, स्पेशल एग्जीबिशन जो इंदिरा मार्केट की छत पे हम लगाएंगे। इसकी थीम है रीलिव द पास्ट। हिमाचल के कल्चर, हिमाचल के विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को दर्शाने के लिए, 50 इयर्स की यात्रा को दर्शाने के लिए एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी हम इंदिरा मार्केट की छत पे लगाएंगे। लगभग 400 स्क्वायर फीट एरिया के में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहाड़ी जीवन शैली, मंडी की पुरातन कला, संस्कृति, इतिहास के स्वर्णिम आधार देखने व उसके जीवित बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ये हमारा एक मेन अट्रैक्शन रहेगा इस बार। इसमें 50 इयर्स की जो स्वर्णिम यात्रा है इसको इंफोग्राफिक्स और अन्य तरीके से प्रदर्शित करने की व्यवस्था इसमें की जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन इस बार हमारा इस शिवरात्रि में रहेगा। दूसरी जो बड़ी चीज इस बार करने जा रहे हैं, हम धीरे धीरे से हिमाचल जो हमारी शिवरात्रि है उसके जो कोर एक्टिविटीज है उनको धीरे धीरे से हम बढ़ा रहे हैं ओवर द इयर्स, कि कमर्शलाइजेशन में मेन एक्टिविटी जो हमारी वो ना भूल जाए। चाहे वो माधवराय जी के साथ जब वो जाते हैं तो वो वापस आने के साथ उनके साथ लोग आए और उनके साथ वीआईपी भी उनके साथ आए, जो मुख्य अतिथि वो भी उनके साथ आए। इस तरह की जो बेसिक परंपरा है, जो पुरानी परंपरा है, वो धीरे धीरे से कहीं डाइल्यूट हो गई है। उनको रिवाइव करने की हमारे हर साल हमारा प्रयास रहता है। इस साल जो हवन का आयोजन किया जाता है, ये शिवरात्रि मेला शुरू होने से एक दिन पहले 11 तारीख को किया जाता है, तो उसको बड़े पैमाने पे करने का हमने लक्ष्य रखा है। इसमें देवता समिति है, उनके बाकी सारे लोग हैं, उन्होंने भी इसमें हामी भरी है और बढ़ चढ़कर ये 11 मार्च को सुबह 8 बजे आयोजित किया जाएगा। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आपके माध्यम से मंडी शहर वासियों को ये सूचना पहुंचे, वो भी बढ़ चढ़कर इस हवन में आए और इस हवन में हिस्सा लें। ये कहाँ करेंगे? जहाँ हवन यहाँ पर होता है। जलेब हर साल हम उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी संस्कृति के विविध रंग इस जलेब में आपको देखने को मिलेंगे सारे लोगों को, और उसमें और भी चीजें ऐड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वी विल लीव इट टू दैट। जब वो जलेब आयोजित की जाएगी तो उसका एक स्वरूप आप देखेंगे। सोशल मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी एक थीम उसमें आयोजित की जाएगी, जलेब में भी रहेगी। जो मैंने कहा था कि सोशल मैसेजेस हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा नशा मुक्ति पे भी इस तरह की एक्टिविटीज जलेब में और अदरवाइज हमारी इस शिवरात्रि में होगी। जो हमारी स्मारिका है उसको भी आकर्षित करने के लिए उसमें भी एक थीम रखी है कि 50 इयर्स के जो स्वर्णिम यात्रा है, और लोगों से अलग अलग लोगों से एक आर्टिकल्स लिए जा रहे हैं जो अपनी एक्सपीरियंस बाय वे ऑफ आर्टिकल्स बताना चाह रहे हैं ओवर द 50 इयर्स की जो जर्नी है। जैसे मैंने अपने आंखों से देखा, उस तरह की थीम पे इस स्मारिका को भी जो है वो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक अट्रैक्शन के लिए एक सेल्फी पॉइंट के रूप में एक आइल ऑफ मंडी का एक सेल्फी पॉइंट इंदिरा मार्केट पे हम स्थापित करने जाएंगे। ये शिवरात्रि से शुरुआत होगी और आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर रहेगी। एक सेल्फी पॉइंट होगा इंदिरा मार्केट की छत पे, यहाँ पर लोग आके अपनी सेल्फी खींच सकते हैं विद अ गुड बैकड्रॉप। तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और मंडी को प्रमोट करने के लिए सोशल फोरम्स में भी ये हमें काम में आएगी। स्ट्रक्चर हो गए
मतलब स्ट्रक्चर सा है, उसको कैन बी शिफ्टेड ऑल्सो। लाइक दुबई में हाँ देखा होगा दुबई फिल्म। बाकी जगह पर भी होता है, बहुत जगह मतलब आई लव चंडीगढ़ जैसे उस तरह का भी है, जो इलाके के बाहर वगैरह इस तरह के सब जगह लगे हैं। तो काफी जगह लगे हैं, बट मंडी में हमने देखा कि मेन स्थान पे नहीं है, तो दैट वाज द प्लान कि हम इस बार इसको करेंगे। इसके अलावा एक आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो जलेब की हमारी मेन अट्रैक्शन रहेगी, तो जलेब में पहली जलेब हमारी है, उसमें हम लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि जो पारंपरिक अपने ड्रेसेस है उस ड्रेस में इस जलेब में शिरकत करें। कुछ लोगों को हमने कांटेक्ट भी किया है, उनको भी कहा है मतलब एक टोपी के अलावा भी कुछ और चीज जो ड्रेसेस हैं उस ड्रेसेस में आए और इस जलेब की शोभा बढ़ाएं। एक में जो हमारा सेलिब्रेशन है उसमें भी हमने कोशिश हम कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हमने पहले कांटेक्ट किया, उनको बोला है कि अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में वो आगे आए और जलेब में पार्टिसिपेट करें। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो भी लोग आए वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में पहले जलेब में आए। एक अच्छा मैसेज कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा रहेगा। प्लस हमारे कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं, वो भी चीजें सामने आएगी इस जलेब में ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि वो आए। अंत में जहां से मैंने शुरुआत की थी मैं वहीं पर उसमें आता हूं कि जहां ये मेला हम आयोजित कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज इसलिए है क्योंकि कोविड के जो संकट है वो इधर उधर अभी भी चला हुआ, मंडरा रहा है खतरा। हमने कुछ देखा कि कुछ पड़ोस के राज्यों में भी कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं। वी आर फुली विजिलेंट और हर चीज को हम मॉनिटर कर रहे हैं। जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इंटरवेंशन, जहां करने की आवश्यकता पड़ेगी वी विल इंटरवीन। इसमें ये बात बड़ी क्लियर है कि जो भारत सरकार के और हिमाचल सरकार के जो दिशा निर्देश है उनका अक्षरशः पालन जो है वो इस मेले में भी होगा। मेले के अलावा जो बाकी गतिविधि उसमें भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, अब लगभग 1 साल होने आया है कि जब से कोविड शुरू हुआ था, जहां से पहला लॉकडाउन लगाया गया था। और ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यही एक तरीका है जिससे कि हम इस वायरस से बच सकते हैं। इस पूरे पीरियड में आपने देखा है कि डीसी ऑफिस एक दिन भी बंद नहीं रहा। केसेस रहे हैं, आगे पीछे भी आए हैं, कुछ लोग बीमार भी हो गए, बट स्टिल एज अ होल डीसी ऑफिस में कभी भी उसको शट डाउन करने की, चाहे लॉकडाउन था, चाहे एक्सट्रीम कर्फ्यू था, चाहे चीजें खुल गई थी, चाहे केसेस आ गए, स्टिल द डीसी ऑफिस वाज ऑलवेज फंक्शनिंग। यही एक मैसेज है कि सारे लोगों ने डीसी ऑफिस में मास्क को कभी छोड़ा नहीं है। हर समय मास्क पहन के लोग रहते हैं, ऑफिस में डीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पब्लिक से डीलिंग के लिए भी। तो मास्क एकमात्र चीज है जिसपे हम इसमें एम्फसाइज करेंगे। ये मेला हमारा है और हमारा मेला हमारी जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को जो भी मेले में आएगा मास्क के साथ ही आए। इसमें इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको लोगों को रोकने के लिए भी, उनको गाइड करने के लिए भी हम सर्व के हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं उनको डिप्लॉय करेंगे। साथ ही साथ बाकी एनजीओज का भी हम इसमें हेल्प लेंगे और पुलिस भी, जो एसपी मैडम आज यहाँ पर है नहीं, वो बिजी है शिमला में, उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हर व्यक्ति जो इस शिवरात्रि में आए वो मास्क के साथ ही आए। हमने सारे कारदारों से बात की थी, उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि आपके जितने भी लोग हैं उनको बोलिए कि मास्क पहन के आए। और हर देवता के साथ 10 लोगों की लिस्ट हमारे पास आई है जो कंप्लायंस के रूप में, कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में हमारे इसमें सहयोग करेंगे। हमने कहा है कि इसको मैनेज करने का यही तरीका है। देवता के साथ जितने भी लोग देवलो आ रहे हैं, दे हैव टू क्रिएट अ सोशल बबल। वो सारे लोग गांव से जैसे चलेंगे वो इकट्ठा रहे
और जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करें या बातचीत करें, बाकी एक्टिविटीज करें, तो उसमें मास्क पहन के हमेशा रहें। यही उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये हमने उनको क्लियर कर दिया है एंड दे हैव वेरी विलिंगली अग्रीड कि वो फॉलो करेंगे। प्लस उन्होंने अपने में से ही 10 लोगों को चिन्हित किया है जो इंश्योर करेंगे कि उनके साथ जितने भी लोग चल रहे हैं वो मास्क पहन के हमेशा चलेंगे। इसके साथ ही पूरा मंडी शहर में विशेषकर जहां पर मेला का आयोजन होता है पट्टन में, वहां पर हमारे वॉलंटियर्स डिप्लॉय होंगे और वो जगह जगह पर जाके सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि मास्क पहने। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, आपके माध्यम से लोगों से आग्रह है कि शिवरात्रि में आएंगे तो मास्क ही पहनेंगे, मास्क जरूर पहनेंगे। हैंड वॉशिंग बाकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, जगह जगह पर हैंड वॉशिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोग फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश करें और अपने हाथ को साफ रखें, वायरस से फ्री रखें। पर मास्क हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये दिखाने के लिए नहीं है कि कोई चालान करेगा इसलिए नहीं पहनना है। यही एक तरीका है जो हमने डीसी ऑफिस में एक्सपीरियंस किया है 1 साल से कि मास्क इज द थिंग विच विल प्रोटेक्ट अस। तो हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझनी है और केसेस इसमें ना बढ़े। तो आज के दिन में हमारे पास केसेस नहीं है, ऐसे ही स्थिति रहे, हम सक्सेसफुल मेला, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एज एडमिनिस्ट्रेशन कि हम सक्सेसफुल मेला आयोजित कर सकते हैं, ना केसेस इसमें बढ़ेंगे ना कोई और दिक्कत आएगी, बशर्ते कि लोग, छोटी सी बात है कि जब भी हम मेले में आए या इस सोमवार से शुरू करें, जब भी मंडी शहर में आए तो मास्क पहन के जरूर आए। खरीदारी करनी है मास्क पहन के करें, देवताओं के दर्शन करने हैं वो भी मास्क पहन के करें। मास्क ये पहनना पड़ेगा। दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। हम ऐसे बिजनेस एज यूजुअल के रूप में अगर ट्रीट करेंगे तो लाइकलीहुड है कि कोई ना कोई लोग संक्रमित होंगे और फैलने का खतरा रहेगा। तो इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, प्रशासन के लोग भी आएंगे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में? कोशिश कर रहे हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कोशिश कर रहे हैं। बस तेरे चोरीते